नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। अमेरिका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जॉय सर, मिशिगन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पढ़ाते हैं। बहुत शानदार शख्स हैं, बहुत शानदार सोच है। मैंने उनसे अनुरोध किया कि थोड़ी देर मेरे से बातचीत करिए। मैं 4 PM यूपी के दर्शकों से आपसे संवाद कराना चाहता हूं। वो सुन सकें आपको कि अमेरिका और भारत के बीच चल क्या रहा है। वो समझ सकें कि क्या अमेरिका और भारत की सोच एक जैसी है। भारत के बच्चे अमेरिका पढ़ने जाते हैं, उनका भविष्य कैसा होगा। जॉय सर ने बहुत खुल के बातचीत तो करी और बातचीत में ये बात कहा कि गधे इधर भी हैं, गधे उधर भी हैं। अब इस बात का अपने अपने ढंग से आप अर्थ निकाल सकते हैं। मैं लेके चलता हूँ सीधा आपको अमेरिका प्रोफेसर जॉय के संग। आपसे बातचीत सुनवाऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत काम का इंटरव्यू है, पूरा इंटरव्यू सुनिएगा। अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। चलते हैं प्रोफेसर जॉय के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है जॉय सर आपका। आप अमेरिका की उस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं जिसका जहां जाने का सपना हर भारतीय देखता है, उनके बच्चे भी वहां जाके पढ़ें। लेकिन जो अमेरिका के हालात हैं उससे डर भी गए हैं लोग। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि एक स्टूडेंट्स की वहां गोली मारकर हत्या कर दी गई, ऐसी खबर आई थी, शायद टेक्सास या कहीं का जिक्र था। अमेरिका के जो रिश्ते हैं भारत से वो लगातार खराब हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति को पता नहीं क्या सूझा, ऐसा लगता है कि कोई दुश्मनी जितनी है वो सब भारत से निकालना चाहते हैं। इस बीच में राहुल गांधी विदेश गए, कोलंबिया वगैरह गए और वहां का उनको बहुत वेलकम हुआ। और ये खबरें आई कि जब कोलंबिया में उन्होंने कह दिया कि भारत में डेमोक्रेसी को लेकर कुछ सवाल खड़े कर दिए, तो बीजेपी ने कहना शुरू किया कि विदेशों में भारत की बदनामी कर रहे हैं। तो चूंकि आप एक यूनिवर्सिटी के कितने एक्टिव प्रोफेसर हैं, आप तमाम तरह के सर्वे भी करते रहते हैं और उससे आप लोगों का रुख और एनआरआई वगैरह का रुख जानने का आपको बड़ा आसानी होती है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में राहुल गांधी का ये दौरा है, खासतौर से अमेरिका का दौरा होता है। मैं देखता हूँ वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, संवाद करते हैं, बात करते हैं। क्या ये वहाँ के एनआरआई को, वहाँ के भारतीयों को या अमेरिका के सिस्टम में रह रहे लोगों को राहुल गांधी अट्रैक्ट करते हैं? और राहुल गांधी मोदी में अगर मैं तुलना करूं विदेशों में जाके, तो किसकी पहचान ज्यादा बनती जा रही है? नहीं, इस बात में ये कोई सवाल ही नहीं है कि मोदी की पहचान यहाँ पर राहुल गांधी से बहुत ज्यादा है। ये बात और है कि जो एनआरआई, इंडियन अमेरिकन, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर, उस उन लोगों के बीच ही राहुल या मोदी जिसकी भी पहचान है वो उन्हीं के बीच में है। तो यहाँ पे कोई ऐसे नहीं कि कोई गोरे लोग हजार हजार की संख्या में आ जाएंगे, कोई मोदी आए या राहुल गांधी आए। दोनों के लिए किसी में के मन में कोई ना तो कोई प्यार है, ना तो कोई पहचान भी नहीं है। मगर अगर मोदी आए यहाँ पर तो वो बेशक एक पूरा स्टेडियम भर सकते हैं। ठीक है। राहुल गांधी जब आएंगे तो ज्यादातर वो जो यूनिवर्सिटीज वगैरह वहीं पे आते हैं, क्योंकि उनके बाहर जो है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, उसके राहुल गांधी की इतनी सपोर्ट है नहीं। क्योंकि जो यूएस में जो आए हुए भारत के लोग हैं, ज्यादातर वो मतलब शहरी लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, और इनमें जो है भाजपा की ज्यादा वोटर अट्रैक्शन है। तो जो यूनिवर्सिटी वगैरह के लोग हैं भारतीय ओरिजिन के, वो तो आते हैं राहुल गांधी को देखने, लेकिन मेजॉरिटी में कहूंगा कि मोदी के ही भक्त हैं यहाँ पर। उसके पीछे कारण आपने बताया कि ऊंची जाति के लोग हैं, एनआरआई हैं, पैसे वाले हैं। पिछले हाँ। दिनों में ट्रेंड नजर आया, चूंकि आपकी जड़ें भारत से रही हैं, कि भारत छोड़कर विदेश बसने वाले लोगों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और वो अधिकांश वो लोग हैं जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो भारत छोड़कर जा रहे हैं। अमेरिका नेचुरली उनकी पहली पसंद था, लेकिन अमेरिका की नीतियां जिस तरह से बन रही हैं उससे भारत के लोग डर गए हैं कि कब पता नहीं अमेरिका टाटा बाय बाय करके आपको वापस भेज दे। मैं जानना चाहूंगा कि आप, जो चूंकि आप अध्ययन बहुत करते हैं, भारत में ऐसा क्या है कि जो लोग करोड़पति अरबपति अचानक भारत छोड़ के जाने लगे हैं, दूसरे मुल्कों में बसना चाहते हैं? आपकी दृष्टि में भारत में ऐसा क्या क्या कमी हो रही है? नहीं, भारत में जो एलिट्स जो है, आप करोड़पति की तो बात और है, लेकिन जो समझ लीजिए जो कॉलेज में टॉपर है वगैरह वगैरह, ऐसे लोग, वो भी कई दशक से भारत छोड़ने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। ठीक है। मैं कोई किसी हिसाब से टॉपर वॉपर तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैं भी भारत छोड़ने के ही चक्कर में था। और इसके पीछे चक्कर के पीछे बड़ा आसान सा जवाब है कि मैंने क्यों किया। वो कि मैं रोज सवेरे 8 साल के लिए मुंबई में ट्रेन के धक्के खा खा के मालाड से चर्च गेट जाता था। कभी ट्रेन के अंदर घुसा ही नहीं, मैं बाहर ही लटक लटक के जाता था।
तो मतलब अगर आप देखोगे कि जिसके पास क्षमता है बाहर जाने की और उसे दिख रहा है कि उसको यहाँ पर ये जिंदगी जीनी पड़ रही है कि वो रोज धक्के खा खा के ऊपर नीचे जा रहा है, और बाहर जाकर कोई अच्छी जीने की का मतलब दृश्य है, बाहर से तो दिखता है कि हाँ बहुत अच्छा है अमेरिका वगैरह, हमें तो लगता है कि हाँ सोने की, क्या मुझे याद है कोई फिल्म में दिखाई दे वहां तो सोने की झाड़ू है। तो वो देखकर आदमी बाहर जाने की सोचता है, और वो जो मध्यम वर्गीय लोग जो है वो उसी हिसाब से, जो पढ़े लिखे हैं आगे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो उस हिसाब से जाते हैं। दूसरा है जो लेबर क्लास के लोग हैं, या तो फिर जो खेती का काम करते हो, पंजाब से अभी आजकल आप तो जो कह रहे हैं कि वो अरबपति वगैरह जा रहे हैं, लेकिन दूसरी बात तो ये है कि उससे कई ज्यादा संख्या में काफी गरीब लोग पंजाब से जा रहे हैं, और वो जो जा रहे हैं वो बाय एयर नहीं जा रहे, वो कोई झाड़ पूछ काट वाट के कहा कोलंबिया पनामा घूम फिर के जा रहे हैं यूएस में, और बहुत बदतर तरीके से जा रहे हैं वहां पर। तो गरीब भी जा रहे हैं, मध्यम वर्गीय भी जा रहे हैं, और जो सबसे जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि जो सबसे पैसे वाले जो लोग हैं वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आज के दिन में जो पैसे वाले लोग हैं जिस भी देश में है वो अपने आप के लिए एक बैकअप प्लान कर रहे हैं। ठीक है, आप यूएस के जो पैसे वाले हैं वो वहां पर कहीं कोई दुबई का गोल्डन वीजा लेके बैठा है, कहीं कोई न्यूजीलैंड के का सिटीजनशिप लेके बैठा है, और इंडिया वाले भी जो है वो कहीं माल्टा के लेके बैठे हुए, कहीं यूरोपियन या तो फिर यूएस में आजकल खुल गया है। तो ये और बात है कि जो दुनिया भर के जो सारे पैसे वाले लोग हैं वो देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दुनिया में हर किस्म के तकलीफें आ रही है, तो हमें अगर यहाँ से भाग निकलना है तो कहाँ भागेंगे। तो आप इसी तरह से जब सोचते हैं कि कोई सोने में पैसा डालता है, रिलायंस में पैसा डालता है, और कैश मैट्रेस के नीचे रखता है। ठीक है, तो ये भी जो है ऐसा ही हो गया है कि वो इंडिया में भी घर रखना है, वहां पे भी घर रखना है, कि यहाँ पे कोई जल वल गया तो फिर हम वहां भाग जाएंगे। तो मेरा मानना है कि ये एक किस्म का इंश्योरेंस पॉलिसी है अमीरों के लिए। अच्छा, एक आपने बात कही, वो बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि भारत में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आदमी से बात करी, मैंने कई लोगों से बात करी जो उन्होंने भारत छोड़ के बाहर जाने का मन बनाया, तो उसमें से एक बड़ा वर्ग जो था वो ये कहता था कि आदमी की ज़िंदगी में पैसा नंबर 2 की चीज़ होता है, सेकेंडरी आता है, सबसे पहले अपनी हेल्थ आती है। भारत में ये बड़ा मुद्दा बनता ही नहीं है कभी, चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता ही नहीं है कि आपकी जो हवा है वो ज़हरीली हो रही है। आपकी ऑक्सीजन लेवल खराब होते जा रहा है, आपके फेफड़े खराब होते जा रहे हैं। जब भी थोड़ा-सा धुआँ छाता है, कोहरा आता है, दिल्ली और गुड़गाँव में लोग रोज़ करीब 50 सिगरेट रोज़ पी ले आदमी, उतने फेफड़े खराब हो रहे हैं और ये मुद्दा नहीं बनता। क्या विदेशों में भी ऐसा है? अमेरिका में भी ऐसा है कि किसी जगह अगर प्रदूषण खराब हो रहा हो, हवा खराब हो रही है, तब भी लोग रिएक्ट नहीं करेंगे? हाँ, ये एक्चुअली एक बड़ी मजेदार सवाल है कि कुछ-कुछ विषय ऐसे हैं जहां पर के लोग सोचते हैं कि ये विषय हमसे तो इसका सुधार नहीं होने वाला है, ना तो हमसे होने वाला है, ना ही हमारे नेताओं से होने वाला है, तो इस विषय को हम बस छोड़ देते हैं, ये जैसे सड़ता जाएगा। ठीक है, जो पर्यावरण वाली बातें हैं वो उस हिसाब में है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, लोग कह रहे कि भैया मुंबई में पानी उठ जाएगा, पूरा का पूरा मरीन ड्राइव गायब हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो भगवान देख लेगा। तो मतलब ये ऐसा एक सिचुएशन है जो लोग समझते हैं कि इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता है और इसके बारे में हम कुछ करने नहीं वाले। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्या सचमुच हम कुछ कर नहीं सकते। और जहां पे यूएस की बात होती है कि यहां पर जब पर्यावरण बहुत बिगड़ जाती है तो कोई ना कोई आकर कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत सुधार कर लेता है। जब थोड़ा बहुत सुधार हो जाता है तब लोग देखने लगे नहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ कुछ कर सकते हैं, तो इस हिसाब से हम और कुछ करेंगे। तो वो आहिस्ते आहिस्ते जो पर्यावरण को सुधारने की कोशिश करता है उसके वोट्स बढ़ते जाते हैं। जैसे कि आप यूरोपियन एरियाज में देखने जाए तो सबसे बड़ी बढ़ोतरी ग्रीन पार्टीज में हुई है। ग्रीन पार्टीज क्या है? वो पर्यावरण वाली पार्टीज है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसका सुधार जो है हम मानते हैं कि हमारे नेता करेंगे। यूएस में अगर आपके पास एक फ्रीवे है, रास्ता है जहां पर खड्डे वड्डे होने लगे तो कोई ना कोई वो जो उसका जो नेता है वहां पे वो तो हवा हो जाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि यार ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी एक आदत है हमको
कि हम नहीं सह सकते कि रास्ते पे खड्डा हो। जहां कर इंडिया में हमने लोगों को आदत दे दी है कि नहीं भैया, रास्ता है तो खड्डा है और आपको खड्डे के ऊपर से ही जाना है। आप इसको बदल के दूसरे आदमी को लाएंगे, वो भी यही करेगा। तो एक बार जब आप जनसंख्या को ये सिखा देते हो कि ये दर्द लेके आपको जीना है और ये दर्द को सहकर जीना ही सचमुच भारतवासी होना है, तो आप दिखा रहे कि हाँ, ये दर्द सह सह के आप भी भारत का एक, जैसे कि आप डिमोनेटाइजेशन कर देंगे तो सबके सब जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन इस बर्बादी में आपने भारत के लिए कुछ किया है। तो ये एक अलग सा नजरिया है पॉलिटिक्स पे, जो भारत में आज के दिन में तो क्या, कई दशक से ऐसे ही चले जा रहा है, तो चलते जाता है। जो सर, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि अमेरिका के लोग अपने नेतृत्व के प्रति कितने संवेदनशील होते हैं। जैसे कोरोना में हमारे यहाँ लाशें गिर रही थी, अस्पताल में दवाएं नहीं थी, बिस्तर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे चिंता मत करो, बालकोनी पे आ जाओ और कस के थाली बजाओ, टॉर्च जला दो, दिया जला दो। वो लोग कर रहे थे। एक मिनिस्टर जो है, कैबिनेट मिनिस्टर, कह रहे थे गोबर लपेट लो, गोबर से कोरोना भाग जाता है। प्रधानमंत्री जी कहते थे रडार जो है वो, बादल जब होते हैं तब प्लेन पकड़ नहीं पाता रडार को। इस तरह का ज्ञान देते हैं प्रधानमंत्री जी। और जनता कोरोना में थाली भी बजा रही थी, टॉर्च भी जला रही थी। क्या विदेशों में भी इतनी जागृति होती है, खासतौर से अमेरिका में भी, कि उनके नेता इस तरह का झूठ बोले या गुमराह करें और जनता रिएक्ट ना करे? ऐसा वहां भी है डेमोक्रेसी में? हाँ, ये बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि आपने अगर यही सवाल 10 साल पहले की होती ओबामा के टाइम, तो सब कहते नहीं यार, ऐसा तो अमेरिका में तो कभी नहीं हो सकेगा कि कोई मतलब अनसाइंटिफिक कुछ भी बोल दे कि यार ताली बजाने से वो हाथ में गर्मी आती है और वो गर्मी से कोरोना चली जाएगी, या तो फिर जो भी क्या कहा जा रहे थे। आपने कई उदाहरण दिए हैं। वैसे ट्रंप के आने के बाद एक बात स्पष्ट है कि दुनिया में जो गधे हैं वो एक समान तरीके से बांटे गए हैं सारे देशों में, ठीक है। तो यहां भी जो लोग, जो अब वैक्सीन के खिलाफ जो लोग बक रहे हैं, उन्हें कोई साइंटिफिक ज्ञान है नहीं, लेकिन लोग मानते हैं क्योंकि जो सरकार है वो कहे जा रही है कि नहीं यार, ये वैक्सीन सही चीज नहीं है, मतलब पोलियो से हाथ जोड़ लीजिए, ठीक है। अब ये तो 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार ऐसा होगा अमेरिका में, लेकिन ऐसा हो चुका है, ठीक है, और होते जाएगा। तो ये जो हम सोचते थे कि भैया भारत में नरेंद्र मोदी कुछ भी कह देता है यार, लोग मान लेते, नहीं, ये तो उससे कई ज्यादा कह रहा है ये ट्रम्प, और लोग सह रहे। और ना सिर्फ लोग सह रहे, एक बात और है कि कुछ कुछ लोग हैं दुनिया में जो, ठीक है वो गधे हैं, वो मान रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है। कई और लोग हैं जो इस बात को मानते नहीं है, पर उसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते। भारत में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोगों को पूछेंगे कि यार सच में आपको लगता है कि वो ताली बजाने से कोरोना हो जाएगा, चला जाएगा? कि आपके घर में अगर 4 आदमी को कोरोना हो गया तो आप क्या सब बाहर खड़े होकर ताली बजाएंगे इसके बजाय कि कोई डॉक्टर के पास जाए? तो लोग कहेंगे नहीं यार, ये तो सोचने वाली बात है, ये हम सचमुच तो ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है। तो वो जो शांत रहते हैं, ये सवाल पूछने लायक है कि आप तब शांत क्यों थे जब आपको पता था कि ये बकवास है। और यही बात यूएस में हो चुकी है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आज जो सरकार खुलेआम कर रही है, कह रही है, और लोग समझते हैं कि ये बात गलत है, लेकिन कोई कुछ कहना नहीं चाहता है। तो ये नॉन, आपका जो मेन जो सवाल है कि जो नॉन साइंटिफिक बिहेवियर है, क्या ये सिर्फ भारत में है या और देशों में भी है? नहीं, ये हर देश में है। और ये जो हमने सोच रखा है कि गोरे लोग हैं जो बहुत शाणे हैं, बाकी सब दुनिया के बेवकूफ है, नहीं, ये भी दिख चुका है कि वो ताली बजाने वाले में और इसमें ये वैक्सीन को खड्डे में डालने वाले में कोई फर्क नहीं। जैसा भारत के कई प्रोफेसर ऐसे हैं, जैसे आपने अभी बात कही, इतनी बात कह देते तो कल सुबह तक उनके यहाँ से कुछ किताबें लेनिन की मिल जाती और कह दिया जाता है ये नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं, नक्सली हैं, और जेल चले जाते हैं। कई कई साल बाद रिहा हुए हैं जेल में रहने के बाद। उमर खालिद एक छात्र, स्टूडेंट लीडर था, 5 साल पे उसकी सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत पर सुनवाई ही नहीं होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमेरिका में रह के आप इस तरह बोल पा रहे हैं, आप कह पा रहे हैं कि ट्रंप की नीतियों से लोग
दुखी हैं, बोल नहीं पा रहे, या आप कह रहे हैं कि गधे पूरे दुनिया में एक जैसे हर जगह होते हैं। आपको लगता है कि डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती ये है कि अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अपने प्रेसिडेंट की इन नीतियों की आलोचना कर रहा है, और भारत में एक लंबी लिस्ट है ऐसे प्रोफेसरों को जेल भेजे जाने की जो आलोचना करते हैं। तो भारत के मुकाबले में क्या अमेरिका में आज भी डेमोक्रेसी ज्यादा जिंदा है, या कहूं कि भारत में आपातकाल की अघोषित परिस्थितियां बन रही हैं? आप अमेरिका में बैठकर कैसे महसूस करते हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ 4 पीएम न्यूज पे, ठीक है। इसमें भारत में करोड़ों लोग सुनते हैं 4 पीएम न्यूज में, लेकिन यूएस में जो 4 पीएम न्यूज में इतने लोग सुनते नहीं, और जो सुनते हैं वो एनआरआई है, ठीक है। ऐसे गोरे लोग तो नहीं सुन रहे। यही बात अगर मैं कल सीएनएन पे कह दूं तो बेशक मुझे भी कोई ना कोई आके मुझे मेरे कमरे से क्या ले जाएगा पता नहीं, किताबें किताबें है बस। बट आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ भी मुंह काला करके गधे पे बिठाया जाएगा। ऐसा भारत में प्रोफेसर्स वगैरह है जो कोई बात खुलेआम नहीं कहना चाहते क्योंकि उनके साथ कुछ हो सकता है, नौकरी जा सकती है वगैरह वगैरह। तो यही बात यहाँ पर भी सच है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप 4 पीएम न्यूज पे, यहाँ पे करोड़ों लोग सुन रहे हैं आपकी बात इंडिया में, और शायद यूएस में भी कई कई लोग सुनते हैं, लेकिन वो जो है वो एनआरआई है। यहाँ के जो अगर अमेरिकन लोग हैं, गोरे लोग हैं, उनके लिए अगर मैं यही बात मैं सीएनएन पे कह दूं तो कल के दिन में मेरी नौकरी भी चली जा सकती है। इसमें कोई सवाल नहीं है कि यूएस में प्रोफेसर्स की नौकरियां जाने लगी है, और ये पहले कभी नहीं हुआ है। कि वियतनाम वॉर के टाइम जहां पर प्रोफेसर्स कई जगह में प्रोटेस्ट वगैरह में जा रहे थे, और उनके खिलाफ इस तरह से एक्शन नहीं ली गई थी, लेकिन इस हिसाब से नहीं ली गई थी जहां पर आज के दिन में कोई एक उल्टा सीधा ट्वीट भी कर दे तो उसकी नौकरी जा सकती है, और कई लोगों की नौकरी एक 1.5 महीने में, ठीक है। तो ये जो लोकतंत्र है, आप समझते हैं कि हाँ इंडिया में लोकतंत्र कम होते जा रहा है और यूएस में इतना अच्छा चल रहा है। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। यहाँ पर आप बर्बादी के पहले पहले चिन्ह देख चुके हैं। आप इंडिया में आप सोच सकते हैं कि ठीक है, कश्मीर में, मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में मिलिट्री लोगों के घर घर के बाहर घूम रही है। यहाँ पर शिकागो में हो रहा है, ये लॉस एंजलिस में हो रहा है कि लोग रोज के रोज मोबाइल फोन पे ले रहे हैं कि नेशनल गार्ड या इमिग्रेशन सिक्योरिटी, मतलब गुंडों की तरह लोगों को उठाए जा रहे हैं रस्तों से। सो ये जो डेमोक्रेटिक डिक्लाइन जिसे हम कहते हैं, जो बैकस्लाइडिंग जो कहते हैं इसे, ये तो यहाँ पर भी पूरी तरह से हो चुका है। और मैं मानता हूं कि एक बार जब लोकतंत्र को उल्टा किया जाता है, उससे वापस सुधारना बहुत मुश्किल है। तो ये जो ट्रंप ने जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हमें कहते हैं कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके लोग भरे हुए हैं, इस डिपार्टमेंट में उसके लोग भरे हुए हैं, जो दूसरे तरफ के लोग हैं उन सबको नौकरियों से निकाली जा रही है। ये बात जो है ये एक तरह से परमानेंट हो जाती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है कि ये बात परमानेंट हो जाती है। और फिर जो आपने कहा कि दोनों तरफ के एक जैसे लोग हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी की ट्रंप साहब से दोस्ती का कारण भी यही होगा कि जो मन में आओ वो करो, जनता जो है वो तो हमारी तरफ रहेगी रहेगी। तो ट्रंप के साहब की जो नीतियां हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इनसे अमेरिका में एक असंतोष पैदा होगा, और ये असंतोष पैदा होगा तो ये ट्रंप के लिए परेशानी पैदा करेगा या नहीं करेगा? भी असंतुष्ट पैदा होगा ही होगा, ये तो इसमें कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि खासकर अब जो हुआ है, जो गवर्नमेंट शटडाउन हुआ है, इसका अगर आप खबर रख रहे हैं तो इससे सबसे बड़ा फर्क ये पड़ने वाला है कि लोगों के इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जब लोग डॉक्टर के पास जाए और उसको कहा जाएगा कि नहीं भाई आपको तो पैसे देने हैं इसके, तो जिस चीज की लोगों को आदत नहीं है, जब वो होने लगता है लोगों के साथ, तब बहुत बड़े हिसाब से असंतुष्टता बढ़ने वाली है। तो ये बात यूएस में भी होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि जब भी लोगों में क्रोध आता है, अगर आपका लीडर कहता है कि नहीं ये जो क्रोध आपके मन में है ये मेरी वजह से नहीं, ये तो उसकी वजह से है, ठीक है। आपने इसके कई उदाहरण देखे भारत में। डिमोनेटाइजेशन हुई, आप लोग अरे यार तो छाती फाड़ के लोग आके रास्ते तोड़ फोड़ देंगे, नहीं, कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि आपका जो मैसेजिंग है, अगर ये आप लोगों को ये समझा दे कि नहीं आपके दिल जिंदगी में मुश्किलें, लेकिन
इससे सहकर आगे बढ़ना ही भारतवासी होना है। तो लोगों को आप कन्विंस कर देते हैं कि हाँ ये आप मुश्किल तो है, लेकिन इसकी दो वजह है। एक तो है कि ये वो पहले जो 70 साल के राज किया वो उसकी वजह से, और दूसरी वजह इसमें ये है कि ये वजह है या नहीं, ये आप जो मुश्किल से आप आगे बढ़ते, यही सत्य है मतलब लोकतंत्र का। तो मैं मानता हूं कि भले ही ये एक बैकस्लाइडिंग होने वाला है, यहाँ पर लोगों की जिंदगी में तकलीफें बढ़ने वाली है, नौकरियां तो मतलब होलसेल में गायब होने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ ट्रंप का जो मैसेजिंग है ये भी और अग्रेसिव होते जाएगा। लोगों को यही तो कन्विंस करते जाएंगे कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन ये आगे दूसरे पार्टी की वजह से हो रहा है, और दूसरी पार्टी भी यहाँ पर कुछ कर तो नहीं रही है। अगर आप देखने जाए कि जिस हिसाब से ट्रंप टेक ओवर कर रहा है यहाँ पर, मैं तो मानता हूं कि कई कई हिसाब से लोग यहाँ पर जो यहाँ की जो स्थिति है वो कई मानों में भारत से कई ज्यादा बदतर हो चुकी है। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेट लीडर्स कोई जाकर, मैं बोलता यार तुम जाओ व्हाइट हाउस के सामने खड़े हो जाओ, अपने सर पे केरोसिन डाल दो और जल जाओ, क्योंकि तुम किस हिसाब के नेता हो के कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो अगर और कोई चारा नहीं रहा है तो कह तो रहे हो कि मेरी जिंदगी है देश के लिए, तो चलो मर जाओ। इस पे कोई राजी नहीं होगा, इस पे कोई बात नहीं करेगा, केवल बातें करना है। लेकिन किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि एक तरफ बराक ओबामा जैसा इंटेलेक्चुअल लीडर जो पूरी दुनिया में लीडरशिप देता है, तो उसकी पर्सनालिटी लगती थी। एक ट्रम्प साहब जो आए दिन झूठ बोलते रहते हैं। तो इन दोनों की अगर तुलना करा जाए, पूरी दुनिया में एक इज्जत भी होती है कोई। आप अपने देश में कुछ भी करते रहिए, हिटलर की तरह बन जाइए, मुसोलिनी की तरह बन जाइए, लेकिन एक इज्जत होती है। जो बराक ओबामा साहब ने पूरे दुनिया में इज्जत कमाई थी, क्या लगता है ट्रम्प साहब अब मजाक का पात्र नहीं बन गए पूरी दुनिया में? हाँ, वो बाकी दुनिया में वो क्या है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है उसको, क्योंकि बराक ओबामा जब थे, जब दुनिया में उनकी इज्जत थी, जो रिपब्लिकन थे यूएस में, उनके लिए तो बराक ओबामा के लिए कोई इज्जत नहीं थी। वो तो बराक ओबामा को बिल्कुल घटिया इंसान मानते थे। तब यूएस में क्या हुआ है कि ट्रंप समझ चुका है कि मेरे जो लोग हैं उनका प्यार है मेरे पास, और देश जो चलाना है, मैं देश को पूरी तरह से चला सकता हूं। ठीक है, तो आगे बाहर वाला मेरे मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना सिर्फ ये कि रोज के रोज मेरी पूंजी बढ़ती जा रही है, तो जो सामने वाला जब कोई कुछ कहने की कोशिश करेगा तो ठीक है, हम उसके मुंह भर देंगे पैसों से, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे जाके कि सामने वाला क्या सोचता है हमारे बारे में। ये जो पॉपुलिज्म है, ये सिर्फ यूएस में नहीं है, ये सारे देशों में, एक वन बाय वन सारे देशों में यही हो रहा है। आप फ्रांस में देखिए, जर्मनी में देखिए, जो लीडर्स को 10 साल पहले हम सोचते थे यार इस गधे को तो यार कोई 10 वोट नहीं देगा, ये इतना घटिया इंसान है, ये कैसी कैसी बातें करता है, इसको कौन वोट देगा। आज यूके, यूएस, ईयू के सारे देशों में 20-25 से 30% लोग जो है ऐसे फार राइट लोगों के लिए वोट दे रहे हैं, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो मैं मानता हूं कि 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते कि कोई लीडर आकर ऐसी बातें कह सकता है। और वो लीडर समझ चुके हैं कि ये बातें कह कह के हम सत्ता में रहेंगे, आगे वाला हमारे बारे में क्या सोचता है उससे क्या करना है, हम तो अपने महल में बैठे हुए। देखो ठीक है तो जो है ये साहब, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडियंस के फैमिली जो है, उनके बच्चों का सपना होता है कि हर माँ बाप का हमारा बच्चा अमेरिका के जाके पढ़ाई कर ले। दुनिया की सबसे, आप जब भी रिसर्च नेट पे डालेंगे तो दुनिया की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटी सिर्फ अमेरिका में दिखाई देती है। आप खुद एक बहुत दुनिया की सम्मानित यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो भारतीय बच्चे हैं जो जा रहे हैं, जो अभिभावक हैं, अमेरिका के इन हालातों से चिंतित हैं, और क्या विश्वविद्यालयों पर भी इसका असर पड़ेगा? आप लोगों पर इसका असर पड़ेगा कि अगर दुनिया के बच्चे नहीं आएंगे? और क्या भारत के बच्चों पर असर पड़ रहा है या दुनिया भर के बच्चों पर अमेरिका में पढ़ाई को लेकर विचार करना पड़ रहा है? हाँ, ये दो जो अटैक हुआ है जो ट्रम्प की ओर से, जो आप समझ लीजिए कि अभी भारत में इसके बारे में बहुत बातें हो रही है, H1B वगैरह के को बंद किया जा रहा है। बंद तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन 100,000 $1,00,000 का उसके प्राइस लगाया जाए, तो वो बंद कराने के समान है, राइट। तो इससे जो है यूएस यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स का आना बहुत कम होने वाला है। इस साल ऑलरेडी हम देख चुके हैं यूनिवर्सिटीज में कि फॉरेन स्टूडेंट्स आने कम हुए।
भारत में कोई बैठा हुआ है, ये अगर बात सुन रहा है कि अमेरिका जाना, हमें जाना है, नहीं जाना है। देखिए, अगर आपको यूएस जाकर डिग्री खरीदना है और वो डिग्री लेकर आपको अपना दहेज बढ़ाना है तो ठीक है, तो वो तो जैसे होगा नहीं होगा वो मुझे पता नहीं। मगर अगर आप सोच रहे कि मैं यूएस आऊंगा, डिग्री लूंगा और उसके बाद मैं यूएस में काम करूंगा, वो ऑप्शन जा चुका है। ठीक है, तो अगर आप वो 2 करोड़ रुपए डालने को तैयार है तो ये समझ के लीजिए कि 2 करोड़ डालेंगे, 2 साल का एक बहुत बढ़िया वेकेशन होगा और उस वेकेशन के साथ साथ मुझे पढ़ाई लिखाई होगी, तालीम बहुत अच्छी मिलेगी। इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो यहाँ पर मिलती है वो कंपेयर टू इंडिया बहुत अच्छी है। मैं दोनों सिस्टम देख चुका हूं, दोनों सिस्टम में पढ़ा चुका हूं। मगर जो सोचते कि वो लेकर यहाँ पे पढ़ पाएंगे, यहाँ पे रह पाएंगे लॉन्ग टर्म, वो बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अगर आप आए, समझ लीजिए यहाँ पर किसी से शादी वादी हो गई, चलो वो ठीक है, लेकिन द लॉन्ग टर्म स्टे ऑप्शन यूएस में वो कम होते जा रहा है। और इसकी वजह ये है कि ट्रम्प खुद चाहता है कि यूनिवर्सिटीज को वो बर्बाद कर दे। क्यों? आपका ही देश है, आपके ही यूनिवर्सिटीज, इससे आप ही को पैसे मिलते हैं, आप क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटीज में कोई नहीं है जो ट्रम्प का बहुत बड़ा फैन है। आप 100 यूनिवर्सिटीज ले तो उसमें से 95 यूनिवर्सिटी ऐसे बोलेंगे यार ट्रम्प तो बेवकूफ है। क्यों? तो अगर आपको उसको बर्बाद करना है तो एक तरीका है इंडिया में जैसे आप कर सकते हैं कि हाँ, जिसे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये सिर्फ सरकार तय करेगा। तो आप यूनिवर्सिटीज को भर दीजिए अपने चेलों को लेके। हाँ, यूएस में ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज है, ये यूनिवर्सिटीज के पास ही वो पावर है कि वो किसे नौकरी दे नहीं दे। तो आप और तरीकों से यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कीजिए। एक है कि आप फंडिंग कट कर दीजिए, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, जो रिसर्च फंडिंग वगैरह यूनिवर्सिटीज में एकदम साफ हो चुका है। बहुत कुछ कुछ एरियाज में अभी भी है फंडिंग, लेकिन बाकी बहुत सारे एरियाज है जैसे कि न्यूज मीडिया वगैरह पे अगर काम करना है, डेमोक्रेसी पे काम करना है, वो खत्म हो चुका है। तो आप फंडिंग काट दीजिए, फिर बाद में आप यूनिवर्सिटीज के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काट दीजिए। अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आप काटोगे तो आप इंडिया में से जो आ रहा है तो 2 करोड़ दे रहा है, वो 2 करोड़ क्यों दे रहा है? क्यों 2 करोड़ में से 1 करोड़ तो यूएस के लोकल स्टूडेंट्स के फीस कम करने में लगते हैं। हम वहां से पैसे चुराते हैं इंडिया से और वही पैसे लेके हम यहाँ के जो स्टूडेंट्स है उसको फोकट में डालते हैं यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो वो पैसे अगर चले गए तो यहाँ पे फ्री यूनिवर्सिटी जो लोकल स्टूडेंट्स है उसके लिए कट जाएगा। अगर वही कट गया तो फिर यूनिवर्सिटी सिस्टम का फायदा क्या हुआ? यूनिवर्सिटी सिस्टम अगर गिर गया तो जो पूरा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है जो ट्रम्प के खिलाफ बोलता है, जो ना सिर्फ ट्रम्प के खिलाफ पूरे राइट विंग के खिलाफ जो बोलता है, उसको हम साफ कर देंगे। तो ये मेरा सोचना है कि जो 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 बड़ा खेल है वो इंडिया के खिलाफ नहीं है, वो यूएस यूनिवर्सिटीज के खिलाफ है। क्यों उनके खिलाफ है? लेकिन ऐसे में कुछ यूनिवर्सिटी तंग के खड़ी होती हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने तंग के खड़ा हुआ, जवाब दिया उसने हार्वर्ड ने, और उसकी वजह से पूरी दुनिया में किरकिरी हुई कि देखो एक विश्वविद्यालय ऐसा है जो ट्रम्प साहब को जवाब दे सकता है। तो क्या हार्वर्ड विश्वविद्यालय का, उस यूनिवर्सिटी का कुछ बिगाड़ पाए ट्रम्प साहब? नहीं, बहुत कुछ बिगाड़ पाए। वो उन्होंने फंडिंग जो कट हुआ है वो तो नेशनल लेवल पे कट हुआ है। अभी इसका ये एक्सप्लेन करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एक नेशनल साइंस फाउंडेशन कहा जाता है और उसकी जो फंडिंग है वो सारी यूनिवर्सिटी को जाती है। ठीक है, अब वो ट्रम्प ने भी नया सिस्टम शुरू किया है कि ऐसे उसने एक लेटर टाइप भेजा है कि सबको इसको साइन करना है कि हमें ये करेंगे अपने यूनिवर्सिटीज में। और उसने 9 यूनिवर्सिटीज को भेजे लेटर्स के आपको ये साइन करना है। समझ लीजिए कि आपको ऐसा बताया गया कि आप हमारे यूनिवर्सिटी से सरकार के खिलाफ कोई समझ लीजिए रिसर्च नहीं करेंगे। ऐसा ठीक ये नहीं है, बट वैसा ही कुछ कहा जा रहा है उसमें। एक बार आपने अगर वो चीज को साइन कर दिया है तो देन आपका एक अग्रीमेंट हो गया सरकार के साथ, और वो जो अग्रीमेंट है वो बाइंडिंग हो गया। तो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को काटने का बेस्ट तरीका ये है कि आप हमारे साथ एक जैसे कि आप आप तो ऑनलाइन चलाते हैं, अगर आप समझ लीजिए कि न्यूज़पेपर्स को कैसे नंगा किया गया है उसके एडवर्टीजमेंट्स चला के, तो ये वही हो गया हिसाब कि जो आपने जो गोदी मीडिया बनाई है एडवर्टीजमेंट काट के, यूनिवर्सिटीज के साथ भी आप वही कर सकते हैं कि मैं आपका फंडिंग काट दूंगा, लेकिन अगर आप फंडिंग ये साइन कर दीजिए तो फिर आपका फंडिंग वगैरह सब बरकरार रहेगा। तो ये जो सिस्टम जो यूएस में किया जा रहा है आज के दिन में, ये
जितने यूनिवर्सिटीज उसको साइन करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते इंटेलेक्चुअल फ्रीडम उतनी ही कम होती जाएगी। लोग इस चीज से नहीं डरते कि वो जेल जाएंगे, लोग इस चीज से डरते कि मेरे जो छोटे छोटे जो बेनिफिट्स है वो चले जाएंगे। ठीक है, लोग ये नहीं चाहते कि हाँ मैं यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाऊं, या तो किसी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए जिससे मेरे कोई छोटा छोटा चीज से मेरे को ये इंश्योरेंस का डिस्काउंट नहीं मिले। यूनिवर्सिटीज के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि ऐसा नहीं कि वो यूनिवर्सिटी को बंद कर रहा है, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़े लिए जा रहा है। और यूनिवर्सिटीज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये सोच रहे कि यार भाई ये तो अगर इसे काट दिया जाए तो हमारा क्या जाएगा, ठीक है हमारे में से समझ लीजिए 10 एक फैकल्टी कम हो जाएंगे, ठीक है चला लेंगे, चलता जाएगा। लेकिन एक बार आप वो कर दे तो उसका जो डाउनस्ट्रीम इफेक्ट है बहुत बुरा होता है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि एक गुंडा अगर एक बार आपको थप्पड़ मारे और आप वहां पर गिर के उसके जूते चाट लो तो वो कल भी आके आपको ही थप्पड़ मारने वाला है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये तो इसने एक थप्पड़ खा लिया चलो काफी हो गया इसकी जिंदगी के लिए। बिल्कुल सही बात है, फिर मारेगा वाकई। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, एलन मस्क साहब ने बड़ा मोर्चा संभाला था, अब शांत हो गए क्या? क्या ट्रम्प ने एलन मस्क को भी झटका दे दिया, डरा दिया? क्या लगता है? नहीं, मैं मानता नहीं हूं कि ट्रम्प ने एलन मस्क को झटका दिया है। एक तो एलन मस्क शांत हुआ नहीं है, वो आप अगर ट्विटर पे देखें तो वो कई घटिया से घटिया बातें किया जाता है ट्विटर पे। वो अभी तो जो पहले जो वो मतलब छुप के तीर मारता था, अभी तो खुलेआम रेसिस्ट बातें कहता है वगैरह वगैरह। इलॉन मस्क का एक अलग सा मसला है, वो है कि उसकी जो गाड़ियां है वो बिकनी बंद हो गई है। और वो इसलिए बिकनी बंद हो गई है कि लोग अब टेस्ला नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि ऐसा हो गया है कि अब टेस्ला लेके चलाओगे तो कोई आप पे अंडा फेंक देगा, अरे साला ये एलोन मस्क वाला चमचा है, चलो इसे अंडे फेंक। तो टेस्ला के आप जो सेल्स देखे तो गिरते जाए, उसका स्टॉक वैल्यू काफी गिर चुका था, इस वजह से कि वो मुंहफट आदमी कुछ भी कह रहा है। और उसके वजह से आपको, अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, आप अगर शाहरुख खान है, ठीक है, तो आप दोनों तरफ को खुश रखना पड़ता है, क्योंकि आपके फैंस दोनों तरफ है। आप अगर गाड़ी बेच रहे हैं तो आपके दोनों तरफ के लोग गाड़ी खरीदने वाले। अगर आप एक बात किए जा रहे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो ज्यादा करके लिबरल्स ज्यादा खरीदते हैं, हाँ, तो उसमें आप ही का घाटा होगा। तो मैं मानता हूं कि एलोन मस्क अब जो, अगर आप समझते कि वो सुधर गया है तो ठीक है, वो मतलब लोगों को खून करने के बजाय बस लोगों को एक आहिस्ते से चाकू मार के निकल रहे हैं, वो आप उस हिसाब से सुधर चुका है। वो इसलिए है क्योंकि उसका एक वैल्यू कम हो रहा है इसकी वजह से, तो इसीलिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जॉय सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, इतनी सारी बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। ये थे प्रोफेसर जॉय और आपने पूरी बात सुनी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, अपनी राय से अवगत करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।